सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़पेपर डिकोडेड। आज हम अपना 25 जनवरी का द हिंदू न्यूज़पेपर देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, यूएस ऑफिशियल हिंट्स एट रिमूविंग रशियन ऑयल पेनल्टी लेवी ऑन इंडिया। तो यहाँ पर यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने सिग्नल दिया है कि इंडिया पर जो लगाया गया एक्स्ट्रा 25% का टैरिफ है वो हटाया जा सकता है, क्योंकि इंडिया ने रशियन ऑयल का इम्पोर्ट काफ़ी कम कर दिया है। और पिछले अगस्त में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया पर एडिशनल 25% टैरिफ लगाया था। पहले से 25% चल रहा था, प्लस 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया था ताकि इंडिया जो रशियन क्रूड ऑयल कम खरीदे। तो दिसंबर में इंडिया का रशियन ऑयल इंपोर्ट लास्ट 2 साल में सबसे लोवेस्ट लेवल पर आ गया है। तो इसी वजह से जो ओपेक कंट्रीज हैं, उन उन कंट्रीज का शेयर इंडिया के ऑयल इंपोर्ट्स में 11 महीने में जो है सबसे हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गया। तो अभी और टैरिफ्स ऑफिशियली लगे हुए हैं, लेकिन अगर ये हट जाते हैं तो इंडिया को काफ़ी रिलीफ मिल सकता है। फिर जो नेक्स्ट है, यूनियन गवर्नमेंट मल्स हाई स्पीड ट्रेन लिंक इन केरला। तो यहाँ पर सेंटर केरला के तिरुवनंतपुरम से कन्नूर तक हाई रेलवे स्पीड कॉरिडोर को सीरियसली कंसिडर कर रही है। तो इस पर ट्रेन जो है 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी, जिसमें तिरुवनंत से कोची जो है वो 1 आवर 20 मिनट्स में कवर किया जाएगा। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, सिल्वर इकोनॉमी के बारे में है। तो सिल्वर इकोनॉमी क्या होता है, ये बेसिकली इसका मतलब होता है कि 60 से ज़्यादा की एज के ग्रुप के लोग, उन पर बेस्ड जो इकोनॉमिक सिस्टम और अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उसे ग्रे सिल्वर इकोनॉमी बोलते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर फोकस होता है इनकी हेल्थ केयर और जेरियाट्रिक केयर पर, और असिस्टिव टेक्नोलॉजीज देने पर, सीनियर फ्रेंडली हाउसिंग, असिस्टेड लिविंग देना, पेंशन, इंश्योरेंस, इन सब की व्यवस्था करना। तो यहाँ पर बोलते हैं कि केरला को अब सिल्वर इकोनॉमी पर फोकस करना ज़रूरी हो गया है। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक 2036 तक केरला की जो पॉपुलेशन है उसको 22% से ज़्यादा लोग 60 प्लस की एज कैटेगरी में हो जाएंगे, और जो उसे इंडिया का सबसे एजिंग स्टेट बनाएगी। तो वर्किंग एज पॉपुलेशन भी धीरे-धीरे कम होगी, जबकि फर्टिलिटी रेट भी जो है वहाँ पे गिर रहा है। तो इसका मतलब है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड जल्दी खत्म होगा। तो ऐसे स्टेट्स में पॉलिसी फोकस जो है एम्प्लॉयमेंट से हटकर ओल्ड एज सपोर्ट सिस्टम पर शिफ्ट होगा। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे, व्हाट इज आरबीआई नजिंग इंडिया टू डू एट ब्रिक्स। तो यहाँ पर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो आरबीआई है, इंडियन गवर्नमेंट को ये सजेस्ट कर रहा है कि ब्रिक्स कंट्रीज के साथ मिलकर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज को क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए यूज़ किया जाए। आरबीआई ने रिपोर्टेडली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को लेटर में लिखकर कहा है कि इंडिया की जो 2026 की ब्रिक्स चेयरमैनशिप है उसका यूज़ करके इस आइडिया को आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर ये प्रपोजल आगे बढ़ता है तो पेमेंट सिस्टम सिर्फ ब्रिक्स कंट्रीज के फाउंडिंग मेंबर्स तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जो इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, यूएई और इंडोनेशिया जैसे जो नए मेंबर्स हैं उनको भी कवर करेगा। ये सीबीडीसी होती है, सेंट्रली बैंक डिजिटल करेंसी। ये क्या होता है, ये एक तरह का डिजिटल लेजर टेंडर होता है जो कि सेंट्रल बैंक इशू करता है। तो इंडिया में ई रुपीज़ का एग्जाम्पल है। प्योरली ये डिजिटल होता है और बैंक अकाउंट के बजाय इसे डिजिटल वैलेट में रखा जाता है। तो जैसे आपका पर्सनल फिजिकल वैलेट होता है, वैसे ही इसको डिजिटल वैलेट समझ लीजिए। और जहाँ यूपीआई, जहाँ बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र करता है, वहीं पे जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी होता है ये वैलेट टू वैलेट ट्रांसफ़र करता है, और जिसके ट्रांजैक्शंस ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड भी होते हैं। प्राइवेट करेंसीज जैसे कि बिटकॉइन हो गई, ये इनसे अलग जो सीबीडीसीज होते हैं वो सेंट्रल बैंक बैक्ड करेंसीज होती हैं, और उनकी जो वैल्यू होती है फिक्स्ड होती है। तो फ़ायदे क्या हैं इसके सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के, ये ट्रांसपेरेंट होते हैं और ट्रेसेबल होते हैं, और इसीलिए जो ब्लैक मनी और मनी लॉन्ड्रिंग पर कंट्रोल आसान हो सकता है। इन्हें प्रोग्रामेबल भी बनाया जा सकता है, जैसे कि स्पेसिफिक यूज़ के लिए, किसी लोकेशन के लिए, पर्टिकुलर एक्सपायरी या फिर मर्चेंट बेस्ड ट्रांजैक्शंस के लिए। तो जियोपॉलिटिकली ये इंडिया के लिए यूज़फुल हो सकती है, खासकर ईरान और रशिया जैसे कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करने में, जो कि स्विफ्ट सिस्टम, जो इंटरनेशनल मैसेजिंग सिस्टम है, उससे बाहर हैं ये दोनों कंट्रीज़। तो रिस्क क्या है? रिस्क है कि सबसे पहला चैलेंज है कि मल्टीपल कंट्रीज़ के बीच में जो लीगल और रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन बनाना, जो कि टाइम कंज्यूमिंग होगा। और दूसरा और ज़्यादा सेंसिटिव इश्यू है कि अमेरिका का रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि यूएस पहले ही जो ब्रिक्स को डॉलर के ऑल्टरनेटिव्स पर एक्स्ट्रा टैरिफ की वार्निंग दे चुका है, और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का यूज़ करना इंडिया के लिए एडिशनल जो टैरिफ्स हैं उसका रिस्क ला सकता है, और जिससे जो फ़ायदे हैं उसके साथ-साथ केयरफुली इस चीज़ को वेट करना होगा। फिर जो नेक्स्ट है, इफ जजेस लूज़ क्रेडिबिलिटी नथिंग विल बी लेफ्ट ऑफ जुडिशरी, जस्टिस भुयान। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस उज्ज्वल भुयान ने कहा है कि जजेस को ऐसा बिहेव या फिर कुछ भी ऐसा लिखना नहीं चाहिए कि लगे कि वो पहले से ही किसी की लिबर्टी या ह्यूमन राइट्स छीन लेने के डिसीजन को डिफेंड या फिर जस्टिफाई कर रहे हैं। क्योंकि अगर जुडिशरी अपनी क्रेडिबिलिटी खो देगा
तो उसका हार्ट एंड सोल ही खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है और ये बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल है। तो जस्टिस भुयन ने इनडायरेक्टली जो है 14 अक्टूबर 2025 को जो कोलिजियम डिसीजन पर कंसर्न जताया है, जहां पर गवर्नमेंट के कहने पर एक जज का ट्रांसफर जो है उसमें चेंज किया गया। तो इसी इससे जो एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस है उसका सीरियस इशू सामने आता है। तो ये बेसिकली मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज हैं जस्टिस अतुल श्रीधरन, उनका ट्रांसफर हुआ है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ गवर्नमेंट। इससे एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस का सीरियस इशू सामने आता है। तो उन्होंने कहा कि जजेस के ट्रांसफर जुडिशरी का इंटरनल मैटर है, जिसमें सेंटर का कोई रोल नहीं होना चाहिए और पब्लिक का फेथ जो है वो रियल जुडिशरी की स्ट्रेंथ है। तो अगर ये फेथ टूट गया तो डेमोक्रेसी भी वीक हो जाएगी और जजेस को अपनी पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल बायस से ऊपर उठकर डिसीजन लेने चाहिए। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे एसआईआर में जियोपार्डाइज डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन इन बंगाल सेज सेन। तो यहाँ पे नोबेल लॉरेट अमर्त्य सेन ने वेस्ट बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के जो इलेक्टोरल रोल्स हैं उन पर सीरियस कंसर्न रेज किया है। उनका कहना है कि ये प्रोसेस अनड्यू हेस्ट में हो रहा है और असेंबली इलेक्शन से पहले जो डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन को रिस्क में डाल सकता है। तो उनके मुताबिक जो वोटर लिस्ट रिवीजन तभी मीनिंगफुल होता है जब एडिक्वेट टाइम और केयर दी जाए, जो बंगाल में मिसिंग लग रही है। तो उन्होंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया जहां उन्हें उनके जो वोटिंग राइट्स हैं उन पर भी सवाल उठाए गए, डिस्पाइट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में नाम था उनका। तो बर्थ सर्टिफिकेट जैसे डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं कि वो रूरल सिटीजन्स के पास नहीं होते, जिससे पुअर और अंडर प्रिविलेज जो लोग हैं सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। तो उन्होंने वार्निंग दी कि क्लास बायस और डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स वोटिंग राइट्स को रेस्ट्रिक्ट कर सकती हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि माइनॉरिटीज़ और जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं उनको उनको एक्सक्लूजन का ज़्यादा रिस्क होता है और जो इंडियन डेमोक्रेसी के लिए वार्निंग सिग्नल है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे वाटर अपने वाटर मैनेजमेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए तमिलनाडु असेंबली ने पास किया है बिल टू सेट अप वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट अथॉरिटी। और तो इस अथॉरिटी का काम क्या होगा कि जो अपने वाटर गवर्नेंस के लिए हॉलिस्टिक और इंटीग्रेटेड अप्रोच प्रोवाइड करेगा, जिसमें कि स्टेट की वाटर की पॉलिसी, स्टेट वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट प्लान बनाया जाएगा और ग्राउंड वाटर प्रोटेक्शन, फ्लड प्लेन्स और रिवर कंजर्वेशन जोन्स रेकमेंड करेगा। तो अथॉरिटी को कमर्शियल वाटर यूज़ पर टैरिफ लगाने फिक्स करने का पावर भी होगा और अनऑथराइज्ड वाटर एक्सट्रैक्शन पर पेनल्टी लगाने की पावर भी दी जाएगी। इस बिल का नाम क्या है? तमिलनाडु वाटर रिसोर्सेज रेगुलेशन मैनेजमेंट एंड ऑगमेंटेशन बिल 2026, जिसके अंदर ये अथॉरिटी स्टैब्लिश की गई है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे होम मिनिस्ट्री टैब्ल्यू टू शोकेस न्यू क्रिमिनल लॉज। तो यहाँ पर यूनियन होम मिनिस्ट्री रिपब्लिक डे परेड में एक टैब्ल्यू प्रेजेंट करेगी, जो कि 3 नए क्रिमिनल लॉज हैं उनको नेशन वाइड इम्प्लीमेंटेशन को हाईलाइट किया जाएगा, जो कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इन सबको रिप्रेजेंट करेगा। और ये टैब्ल्यू बेसिकली कर्तव्य पथ पर 77th पर रिपब्लिक डे परेड के दौरान दिखाया जाएगा। तो मिनिस्ट्री के मुताबिक ये इनिशिएटिव जो है इंडिया के कॉलोनियल एरा लॉज से ट्रांजिशन को दिखाता है, जहां जस्टिस सिस्टम को मॉडर्न, टेक्नोलॉजी ड्रिवन और टाइम बाउंड और सिटीजन सेंट्रिक बनाया जा रहा है। तो टैब्ल्यू में जो ई साक्ष्य प्लेटफॉर्म है, उन जैसे टूल्स को भी रिप्रेजेंट किया जाएगा, जो कि डिजिटल एविडेंस कलेक्शन यहाँ पर इस पोर्टल पर होता है। तो उस डिजिटल एविडेंस कलेक्शन को स्ट्रीमलाइन करता है ये। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे सीबीएसई इनिशिएट्स पॉलिसी रिफॉर्म्स टू एड मेंटल हेल्थ। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स की जो मेंटल हेल्थ स्ट्रॉन्ग करने पर और प्रॉपर कैरियर गाइडेंस देने के लिए सीबीएसई ने एक इम्पॉर्टेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स किए हैं। और अब सभी सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स में सोशियो इमोशनल और कैरियर काउंसलर की अपॉइंटमेंट मैंडेटरी होगी। और ये डिसीजन बेसिकली एक पीआईएल के बाद आया, जो राजस्थान हाई कोर्ट में आया, जिसमें पीआईएल में स्टूडेंट्स के बीच जो बढ़ती मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को हाईलाइट किया गया था। और तो यहाँ पर इस रिफॉर्म का एम है स्टूडेंट्स की जो इमोशनल सपोर्ट है, स्ट्रेस मैनेजमेंट और कैरियर क्लैरिटी टाइम पर उनको मिल सके। फिर जो नेक्स्ट है व्हाट लाइज बिहाइंड ट्रम्प्स ग्रीनलैंड मूव्स। तो यहाँ पर बोलते हैं कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने पहली बार अपने फर्स्ट टर्म में ग्रीनलैंड को ये जो है यूएस के कंट्रोल में लाने का आइडिया दिया था। तो डेनमार्क के नॉट फॉर सेल कहने पर उन्होंने विजिट कैंसिल कर दिया ग्रीनलैंड का। और जनवरी 2025 में अपने सेकेंड टर्म के स्टार्ट में ट्रम्प ने फिर से डिमांड उठाई और धमकी दी कि अगर डेनमार्क ने अपोज किया तो हाई टैरिफ्स लगाए जाएंगे और मिलिट्री जो फोर्स का ऑप्शन भी रूल आउट नहीं किया। तो जनवरी 2026 में व्हाइट हाउस ने प्लान प्रपोज किया कि कुछ यूरोपियन कंट्रीज पर 10% टैरिफ, बाद में 25% टैरिफ तक लगाया जाए, जब तक ग्रीनलैंड पर एग्रीमेंट ना हो।
लेकिन जो डेवॉस में मीटिंग हुई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ट्रम्प ने अपने जो टोन है सॉफ्ट करते हुए फ्यूचर डील फ्रेमवर्क की बात की है, जिसका टाइम फ्रेम इनफाइनाइट बताया गया है। तो ग्रीनलैंड यूएस के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? मेन 2 रीज़न्स के लिए इम्पोर्टेंट है। एक तो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है ग्रीनलैंड का और एक नेचुरल रिसोर्सेज का हब है। तो ट्रम्प का क्लेम है कि ग्रीनलैंड यूएस सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है, खासकर आर्कटिक रीजन में रशिया और चाइना के इन्फ्लुएंस के कॉन्टेक्स्ट में। और वैसे ग्रीनलैंड ऑलरेडी जो है नेटो सिक्योरिटी अम्ब्रेला के अंडर आता है और 1951 यूएस डेनमार्क पैक्ट के तहत यूएस वहाँ अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ा सकता है। लेकिन असली अट्रैक्शन वहाँ पर लगता है ऑयल, गैस और क्रिटिकल मिनरल्स का। और यूरोपियन यूनियन के मुताबिक 34 में से 25 जो आउट ऑफ 25 क्रिटिकल मिनरल्स ग्रीनलैंड में मौजूद हैं। तो लेटेस्ट फ्रेमवर्क डील पर डिटेल्स अभी अनक्लियर हैं। तो नेटो चीफ ने कहा है कि जो डेनमार्क की सॉवरेनिटी पर बात नहीं हुई, लेकिन एनालिस्ट मानते हैं कि यूएस जो है पार्शियल टेरिटोरियल कंट्रोल या फिर लॉन्ग टर्म मिलिट्री बेसेस जैसे ऑप्शंस चाहेगा। तो ट्रम्प के सेटबैक इसलिए भी हो सकता है क्योंकि यूरोप ने काउंटर टैरिफ खासकर यूएस टेक फर्म्स पर का सिग्नल दिया था। और ग्लोबल लेवल पर कंसर्न ये है कि टेरिटोरियल सॉवरेनिटी को इग्नोर करने का ट्रेंड जो है वो बढ़ रहा है। और इंडिया और बाकी कंट्रीज़ के लिए क्या लेसन है कि जो रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर है वीक हो रहा है। मतलब इंडिया और दूसरे पावरफुल कंट्रीज़ को मिलकर ऐसे एक्शंस को अपोज़ करना चाहिए, जो कोई पावरफुल या बड़ा कंट्री दूसरे देश की टेरिटरी या पॉलिटिक्स या रिसोर्सेज़ में ज़बरदस्ती उसमें इंटरफेयर करे। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे द चेयरमैन सर्कल। तो यहाँ पर बोलते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो मीटिंग हुई उसके साइडलाइंस पर बोर्ड ऑफ पीस नाम की एक नई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है फॉर्मली इस्टेब्लिश की गई है। और ये बॉडी यूनाइटेड स्टेट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के प्रपोजल पर बनी है और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने इसे नवंबर में 2025 में अप्रूव किया था। इसका मेन फोकस है कि जो वॉर टॉर्न गाजा है उसकी रिकंस्ट्रक्शन, डीमिलिटराइजेशन और टेक्नोक्रेटिक गवर्नेंस जो है गाजा का करना बताया जा रहा है। तो बोर्ड जो है नेशनल कमिटी ऑफ फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाजा को ओवरसी करेगी। और बोर्ड का चार्टर बेसिकली ग्लोबल पीस बिल्डिंग और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की बात करता है, लेकिन गाजा का यहाँ पर कोई डायरेक्ट मेंशन नहीं है, जिससे इसका मैंडेट एक्सपोज होने के सिग्नल जो है मिलते हैं। तो ट्रम्प इसके खुद इनॉग्रल चेयरमैन है। और कई कंट्रीज जैसे कि मिडिल ईस्ट हो गया, एशिया, यूरोप से जो है कई कंट्रीज ने बोर्ड ज्वाइन कर लिया है। जबकि इंडिया, चाइना और रशिया जैसे कंट्रीज ने अभी डिसीजन लेने के फेज में ही है, डिसीजन नहीं लिया है। कुछ नेशंस को कंसर्न है कि ये बॉडी यूनाइटेड नेशन के रोल को ओवरशैडो कर सकती है। तो बोर्ड के फॉर्मेशन ने ग्लोबल गवर्नेंस और मिडिल ईस्ट पॉलिटिक्स पर जो है सीरियस डिबेट्स चल रही हैं। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे लॉस ऑफ नेटिव वाइल्ड लाइफ ड्राइव्स मॉस्किटोज टू बाइट ह्यूमन मोर। तो यहाँ पर एक टाइम था बोलते हैं कि जब मॉस्किटोज बेसिकली फ्रॉग्स, बर्ड्स और एनिमल्स पर फीड करते थे, लेकिन डिफॉरेस्टेशन और वाइल्ड लाइफ लॉस की वजह से अब वो ज़्यादा जो है ह्यूमन ब्लड पर डिपेंडेंट हो गए हैं। और ब्राज़ील के अटलांटिक फॉरेस्ट पर एक स्टडी के बताती है कि जो फॉरेस्ट एरिया का सिर्फ 1/3 हिस्सा जो है वो बचा है, जिससे मॉस्किटोज का बिहेवियर जो है वो बदला है। और रिसर्च में 52 स्पीशीज ऑफ मॉस्किटोज का एनालिसिस किया गया, जिसमें मैक्सिमम जो ब्लड सेल्स ह्यूमन से मिले। तो इससे मलेरिया और जो अरबो वायरस है वो बेसिकली उसका ट्रांसमिशन रिस्क ह्यूमंस में बढ़ता है इससे। और डब्ल्यूएचओ के मुताबिक जो इंडिया, साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया है उसमें 75% मलेरिया के केसेस कंट्रीब्यूट करते हैं। ये स्टडी हाईलाइट करती है कि हैबिटेट लॉस और जो डिजीज़ का स्प्रेड है वो डायरेक्टली लिंक्ड है, इसीलिए टारगेटेड सर्विलेंस और वेक्टर कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे लार्ज जेनेटिक स्टडी फाइंड्स ओवरलैप इन स्नीजोफर्निया बोन हेल्थ। तो यहाँ पर स्नीजोफर्निया बेसिकली एक ब्रेन से रिलेटेड मेंटल इलनेस है, लेकिन डॉक्टर्स ने देखा कि इस डिजीज़ वाले लोगों की जो बोन्स हैं उनकी बोन्स भी वीक होती हैं और उनमें फ्रैक्चर का रिस्क जो है ज़्यादा होता है। तो ऐसा क्यों होता है? बोलते हैं कि लंबे टाइम तक जो एंटी साइकोटिक मेडिसिन्स लेने से बॉडी के हार्मोन्स और मेटाबॉलिज्म पर इफ़ेक्ट पड़ता है और ऐसे लोग कम एक्टिव होते हैं, स्मोकिंग ज़्यादा होती है और विटामिन डी की कमी होती है। तो ये सब चीज़ें मिलकर बोन्स को कमज़ोर बना देती हैं। तो रिसर्च ने ये सजेस्ट किया है कि स्निज़ोफ्रेनिया और वीक बोन्स का थोड़ा जेनेटिक कनेक्शन हो सकता है। मतलब कुछ जीन्स ऐसे हो सकते हैं जो एक तरफ ब्रेन को अफ़ेक्ट करते हैं और दूसरी तरफ बोन्स को। तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसका मतलब ये नहीं कि स्किज़ोफ्रेनिया डायरेक्टली जो ऑस्टियोपोरोसिस है
उसको वो कॉज़ करता है, यानी वीक बोन्स को। सिर्फ़ इतना कि जो है सेम डीएनए के कुछ पार्ट्स जो है दोनों चीज़ों पर अलग-अलग तरीके से इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। तो डॉक्टर्स का कंसर्न ये है कि साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट में जो है बोन हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। फ्यूचर में कैरियर जो है केयर बेटर हो सकती है अगर मेंटल हेल्थ के साथ बोन हेल्थ को भी रेगुलरली चेक किया जाए। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे नेचुरल हीटर हिडन इन इंडिया सैक्रेड लोटस फ्लावर्स। तो यहाँ पर थर्मोजेनेसिस बताते हैं क्या होता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का अपनी बॉडी हीट जो है खुद बनाना, उसे थर्मोजेनेसिस बोलते हैं। तो सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो फूड से एनर्जी बनाता है, जिसका बड़ा हिस्सा जो है हीट के रूप में निकल जाता है। तो कुछ प्लांट्स इस हीट को स्पेशल काम के लिए यूज़ करते हैं। बोलते हैं कि सैक्रेड जो लोटस है, कमल अपने जो फ्लावर का टेम्परेचर 30 टू 35 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन करता है, जबकि बाहर का टेम्परेचर काफ़ी कम होता है। तो ये हीट जो मेंटेन करता है, इसी से ये जो है सेंट रिलीज़ करता है, खुशबू, और इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है, जो पॉलिनेशन में मदद करता है। तो कैल्शियम आयन्स जो होते हैं इसमें, वो हीट प्रोडक्शन को ट्रिगर करते हैं। तो ऐसे ही कुछ प्लांट्स और जो हीट और स्मेल का यूज़ करके इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं, जिससे सक्सेसफुल क्रॉस पॉलिनेशन होता है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे ट्रम्प थ्रेटन्स कनाडा विद 100% टैरिफ ओवर पॉसिबल डील विद चाइना। तो यहाँ पर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने कनाडा को वार्निंग दी है कि अगर उसने चाइना के साथ ट्रेड डील फाइनल की तो यूएस कनाडा के आने वाले सभी गुड्स हैं उन पर 100% टैरिफ लगा देगा। और ये टेंशन तब बढ़ जाती है जब कनाडा के पीएम ने बीजिंग विजिट के बाद जो है चाइना के साथ प्रिलिमिनरी ट्रेड एग्रीमेंट अनाउंस किया। कनाडा के 75% जो एक्सपोर्ट्स हैं वो यूएस जाते हैं, और जैसे ऑयल, गैस, कार, टिम्बर, इलेक्ट्रिसिटी, फूड, ये सब। और कनाडा की फैक्ट्रीज़ यूएस सप्लाई चेन से जुड़ी हुई हैं। जैसे कि एक कार का पार्ट है कनाडा में बनता है, फिर यूएस के बॉर्डर पे कई बार क्रॉस करता है। और यूएस जो है कनाडा का सबसे बड़ा बायर है, चाइना और यूरोपियन यूनियन उस लेवल पर नहीं है। तो इसीलिए ये वार्निंग इकोनॉमिकली सीरियस मानी जा रही है। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे ईरान वार्न्स ऑफ एन ऑल आउट वॉर एमिड यूएस मिलिट्री बिल्डअप। तो यहाँ पर ईरान के एक सीनियर ऑफिशियल ने वार्निंग दी है कि यूएस या कोई और अदर कंट्री ईरान पर अटैक करता है तो उसे ऑल आउट वॉर माना जाएगा। और ये स्टेटमेंट तब आया है जब यूएस अपना एयरक्राफ्ट जो कैरियर स्ट्राइक है, उसको उस ग्रुप को वेस्ट एशिया भेजने वाला है। तो ईरान ने कहा कि उसकी मिलिट्री हाई अलर्ट पर है और वॉर्स के सिनेरियो के लिए रेडी है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने भी कहा कि यूएस के पास एक आर्मदा ईरान की तरफ जा रहा है, और लेकिन वो उसे यूज़ नहीं करना चाहते। तो ईरान का कहना है कि अगर उसकी सॉवरेनिटी वायलेट हुई तो हार्डेस्ट पॉसिबल रिस्पॉन्स दिया जाएगा। तो यहाँ पर एनालिस्ट का मानना है कि यूएस का मिलिट्री बिल्डअप जो ट्रम्प को फ्यूचर में स्ट्राइक्स का ऑप्शन देता है ईरान में। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे ट्राइलेटरल टॉक्स ऑन यूक्रेन वॉर कंस्ट्रक्टिव ज़ेलेंस्की। तो यहाँ पर यूक्रेन प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रशिया, यूक्रेन और यूएस के बीच जो अबू धाबी में ट्राइलेटरल टॉक्स हुई, वो कंस्ट्रक्टिव रही हैं और वॉर एंड करने के पॉसिबल पैरामीटर्स पर डिस्कशन हुआ है। तो ये पहली बार हुआ जब ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल्स ने दोनों कंट्रीज़ के साथ एक ही साथ जो है प्रोसेस में बैठकर बातचीत कर रहे हैं। तो सभी पार्टीज़ ने डिसाइड किया है कि जो भी फीडबैक है वो अपनी-अपनी कैपिटल्स को दिया जाएगा और नेक्स्ट स्टेप कोऑर्डिनेट किया जाएगा। नेक्स्ट मीटिंग जो है नेक्स्ट वीक हो सकती है। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे न्यू पेंटागन स्ट्रेटजी शिफ्ट्स फोकस, टेल्स एलाइज टू हैंडल देयर ओन सिक्योरिटी। तो यहाँ पर पेंटागन ने न्यू नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी रिलीज किया, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स के एलाइज को अपनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी जो है खुद लेने को कहा गया है। और स्ट्रेटजी जो है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के फोकस को दिखाती है, जहाँ पर चाइना को काउंटर करने के बजाय वेस्टर्न हेमिस्फीयर में यूएस डोमिनेंस को प्रायोरिटी दी गई है। और डॉक्यूमेंट कहता है कि एलाइज जो है, चाहे यूरोप हो या फिर एशिया का, अब तक यूएस पावर पर ज़्यादा डिपेंड करता रहा है। और चाइना को एक सेटल्ड पावर माना गया है, जिसे सिर्फ डेटर करना है, डोमिनेट नहीं करना। तो स्ट्रैटेजी में ताइवान का डायरेक्ट मेंशन नहीं है। साथ ही कहा गया है कि नेटो और जो साउथ कोरिया और यूरोप जो है अपनी रीजनल डिफेंस का प्राइमरी रोल खुद संभाल सकते हैं, जबकि यूएस का सपोर्ट इसमें लिमिटेड रहेगा। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे कैन इंडिया एलिमिनेट मलेरिया बाई 2030। तो यहाँ पर इंडिया ने नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन बनाया 2016 से 2030 तक का। तो इसके अंडर मलेरिया को 2030 तक कंप्लीटली एलिमिनेट करना था मलेरिया। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड फैमिली अफेयर्स के मुताबिक 2025 के एंड तक 23 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ने 2022 से 2024 के बीच में 0 इंडिजिनस मलेरिया केसेस रिपोर्ट किए, जो एलिमिनेशन के डायरेक्शन में एक मेजर अचीवमेंट माना जा रहा है। और डब्ल्यूएचओ के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग किसी कंट्री को मलेरिया फ्री सर्टिफाई तब किया जा सकता है जब कम से कम 3 साल तक लोकल ट्रांसमिशन कम्प्लीटली स्टॉप हुआ हो
और स्ट्रॉन्ग सर्विलेंस सिस्टम जो है एग्जिस्ट करता हो। 2025 तक 47 कंट्रीज जो है डब्ल्यूएचओ से मलेरिया फ्री सर्टिफिकेशन ले चुके हैं। और वर्ल्ड मलेरिया जो रिपोर्ट है 2025 के मुताबिक इंडिया ने हाई एंडेमिक स्टेट्स में केसेस और डेथ्स काफ़ी रिड्यूस किए हैं। और डब्ल्यूएचओ की जो हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट ग्रुप से 2024 में एग्जिट कर चुका है इंडिया। और 2015 से 2023 के बीच में इंडिया में जो मलेरिया केसेस हैं लगभग 80% तक जो है कम हुए हैं। तमिलनाडु का एग्जांपल लेते हैं, केसेस बोलते हैं कि यहाँ पे 2015 में 5587 से घटकर 2025 में 321 हो गए। तो एलिमिनेशन के लिए इंडिया किन चीज़ों पे फोकस कर रहा है? बेसिकली टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटिंग, वेक्टर कंट्रोल, माइग्रेंट वर्कर्स की मॉनिटरिंग और ड्रग एंड इंसेक्टिसाइड का रेजिस्टेंस एंड सर्विलेंस पर फोकस कर रहा है इंडिया। तो चैलेंजेस क्या हैं? चैलेंजेस अभी भी सीरियस हैं, स्पेशली जो माइग्रेशन है, क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन है, अर्बन मलेरिया, फॉरेस्ट एंड ट्राइबल एरियाज, और जो प्लाज्मोडियम विवैक्स है जो एलिमिनेशन को कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो साथ ही एंटी मलेरियल जो ड्रग रेजिस्टेंस है एक इमर्जिंग थ्रेट है। तो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एक्यूरेट डेटा रिपोर्टिंग, प्राइवेट डॉक्टर्स की मैंडेटरी रिपोर्टिंग और अर्बन एरियाज में कम्युनिटी लेवल पार्टिसिपेशन नेक्स्ट फेज के लिए सबसे क्रूशियल होंगे, ताकि 2027 तक जीरो इंडिजिनस केसेस का गोल अचीव हो सके। तो ये था पूरा आज का हमारा द हिंदू का न्यूज़ डिस्कशन। कैसा लगा बताइएगा कमेंट करके, लाइक करिएगा मेरा वीडियो और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरा चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।